Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, आज की हमारी क्लास कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 55 तक की बात कर ली थी। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर 55 तक की बात कर ली थी। आज हम लोग जो भी आगे के अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, 55 तक की बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करी गई है ना, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, कब से कब तक रहेंगे। सो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो वो है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। और बात करी जाए कब से ये स्टार्टिंग होगी, यानी किस दिन से गिना जाएगा, तो वो होगा जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे, उस दिन से उनका कार्यकाल गिना जाएगा। ठीक है, उनका मतलब जो 5 साल जो टाइम पीरियड है, नहीं जो कार्यकाल है, उसकी काउंटिंग किस दिन से स्टार्ट होगी? जिस दिन वो शपथ लेंगे। तो आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस दिन से होगा। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ और जान लेते हैं। मान लीजिए किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, तो क्या जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 वर्ष के लिए, मतलब कि जो नया कार्यकाल है उसके लिए आएंगे, यानी 5 वर्ष के लिए आएंगे, या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि कोई भी सिचुएशन वैसी हो जाती है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो 5 वर्ष से पहले तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे ना, वो शेष जो भी बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए नहीं आएंगे, वो मतलब कि 5 साल के लिए आएंगे। ठीक है, 5 साल के लिए चुने जाएंगे, ना कि बचे हुए यानी शेष जो कार्यकाल बचा है उसके लिए। अब ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और याद रखनी है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुरंत तो चुनाव होगा नहीं, तो जब तुरंत नहीं होगा तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा। तो राष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तो उस टाइम कौन कार्यभार संभालेगा? किसका? राष्ट्रपति का। तो वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। कब तक? 6 महीने तक ही संभालेंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। क्या क्या मैंने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। कब से स्टार्टिंग होगी? काउंटिंग की बात करी जाए तो जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन से काउंटिंग होगी 5 साल तक। ठीक है, इतना हो गया। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले किसी भी सिचुएशन में खाली हो जाता है तो क्या होगा? नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और कितने टाइम के लिए होगा? बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, 5 साल के लिए होगा। और जब ये सिचुएशन ऐसी आएगी तो कौन राष्ट्रपति के पद को संभालेगा? तो वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। कब तक? 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये हुआ अनुच्छेद 56 से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज और याद रख लीजिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल। लेकिन अगर बात करूं अमेरिका में तो वहाँ है 4 साल। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात करी गई, मतलब एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे यहाँ आप मरते दम तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको जब आप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो जो प्रोसेस थे, सारे प्रोसेस आपने फॉलो किए थे, है ना, सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सेम वैसे ही आप जितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे आपको उतनी बार सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में अनुच्छेद 57 में क्या पुनः निर्वाचन की बात कही गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया? योग्यता की बात कही गई, यानी क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए योग्यता की बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए अगर एज की बात करी जाए तो कितनी होनी चाहिए? 35, है ना।
सेम यही चीज़ विधानमंडल में होती है। अगर राज्यपाल के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज़ क्या? भारत के नागरिक। दूसरी क्या? 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। तीसरा दे रखा है लोकसभा के जो सदस्य है ना, उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो उनकी योग्यता क्या? 25 साल एज, भारत के नागरिक। ये तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, भारत के नागरिक। और दूसरा क्या? 35 साल एज। अब भारत के नागरिक 35 साल एज कंप्लीट कर चुके, तो 25 तो ऑलरेडी हो चुका होगा ना। तो ये चीज़ देखी जाए तो ये मतलब फालतू है ना। अब देखिए, लेकिन था तो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। पहला क्या हो? भारत के नागरिक, 35 साल एज और लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। अब देखिए आगे क्या है। मान लीजिए ये 3 चीज़ें तो देखा जाए कि हमारे भारत में बहुत लोगों के पास है ना, मैं सिर्फ बहुत लोग बोल रही हूँ, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं, साथ के साथ 35 साल एज कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये लोग मतलब सब लोग कहें कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तब तो समस्या हो जाएगी। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीत, उसमें क्या था? प्रेफरेबल वोट, है ना, वरीयता क्रम में वोट। अब मान लीजिए 200 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते हैं और हमको वोट देना है। मान लीजिए हम क्या है? सांसद हैं, हमको वोट देना है, सांसद या एमएलए हैं, हमको वोट देना है। प्रेफरेबल वोट है भैया, एक लोग को वोट डाल के आएंगे नहीं, हम सबको वरीयता क्रम में वोट देंगे। अब लो समस्या खड़ी हो गई, 200 लोग हैं, हमको वोट देना है, हम पहले को देंगे, दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे। अरे टोटल मुझे 200 लोगों को वोट देना है और हमें सिर्फ अकेले 20 दिन तक वोट देंगे, है ना। सोच के देखिए ना, समस्या खड़ी हो जाएगी ना, अगर सिर्फ यही 3 योग्यता रखी जाएंगी राष्ट्रपति के लिए। अब देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि ये मिसयूज़ ना हो इसका, है ना, तो इस चीज़ का मिसयूज़ ना हो, इसलिए क्या किया गया? जो चौथी योग्यता रखी गई वो योग्यता क्या है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या हुआ? तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमने बताया था संसद में कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं 50 प्रस्तावक का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो अगर खड़े होना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 50 यहाँ संसद के, ठीक है, 50 संसद के सदस्य होने चाहिए जो लिखित रूप में आपका नाम दे, ठीक है, कि ये इंसान ठीक ठाक हैं, इनको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। कितने लोग? 50 लोग लिखित रूप में दें, तो ये क्या कहलाएंगे? 50 प्रस्तावक कहलाएंगे। प्रस्तावक का मतलब समझ रहे हैं? चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक है, चाहे लोकसभा से 50 हो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक है, कहीं से भी हो, लेकिन 50 इस मतलब सदस्य की बात करी जा रही है, इसका मतलब क्या? सांसद होने चाहिए। 50 सांसद होने चाहिए प्रस्तावक के रूप में, चाहे लोकसभा से हो और चाहे राज्यसभा से हो। प्रस्तावक का मतलब बताया मैंने, लिखित रूप में आपका नाम दे कि ये इंसान ठीक है, इनको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो समझ पाए इस चीज को? 50 लोग 50 सांसद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में, हिंदी में सांसद कहा जाता है। 50 सांसद होने चाहिए, किस रूप में? प्रस्तावक के रूप में, ठीक है। प्रस्तावक का मतलब समझ पाए? अब देखिए, मान लीजिए कोई थोड़ा मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कांटेक्ट में 50 लोग होंगे, भारत के नागरिक हो गए, 35 साल एज भी है, 50 सांसद भी होंगे कांटेक्ट में, है ना। अब देखिए मान लीजिए हैं तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इसका मिसयूज़ ना हो, इसीलिए ये वाली योग्यता शामिल करी गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक और चीज़ शामिल करी गई, वो है 50 अनुमोदक। लिखित रूप में तो नाम देंगे ही 50 लोग, लेकिन 50 लोग और भी हो जो 50 लोग दिए हैं ना, उनको क्या करें? अनुमति प्रदान करें कि अच्छा
ये 50 लोग क्या कहेंगे, ये अनुमति देंगे कि हाँ जो मतलब जिनका नाम दिया गया है 50 लोगों के द्वारा लिखित रूप से ये ठीक ठाक इंसान है, ये क्या करेंगे, अनुमति प्रदान करेंगे, ठीक है, अनुमति देंगे कि ये ठीक इंसान है, इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। 50 और भी सांसद आपको लाने होंगे, चाहे आप लोकसभा से लाओ चाहे राज्यसभा से लाओ, है ना। 50 और भी सांसद आपको लाने होंगे, किस रूप में, अनुमोदक के रूप में। किस रूप में, अनुमोदक के रूप में। तो आपको अनुमोदक का मतलब समझ में आया, यानी आपके पास 50 प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, 50 सांसद लिखित रूप में आपका नाम दे, ठीक है, कि ये इंसान ठीक है, और 50 और भी होने चाहिए जो ये अनुमति दे कि हाँ जिनका नाम दिया गया है वो ठीक इंसान है, इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो आपको समझ में आया कि अनुमोदक और प्रस्तावक का मतलब क्या हुआ। अब समझते हैं कि जो ये 50 और अनुमोदक हैं, ये क्या वही 50 प्रस्तावक हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये 50 अलग होने चाहिए और ये 50 अलग होने चाहिए। तो टोटल कितने सांसद आपके फेवर में होने चाहिए, तो टोटल 100 सांसद आपके फेवर में होने चाहिए। अब 100 तो बहुत ही मुश्किल होगा ना, समझ पाए इस चीज़ को। प्रस्तावक होने चाहिए कितने, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यता के बारे में समझ में आया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पर, ठीक है। और तो भारत के नागरिक 35 साल एज, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखना कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और ये है क्या ये भी मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है, सॉरी ये है 59, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है, यहाँ पे शर्तें की बात करें, यानी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए योग्यता का मतलब क्या होता है, योग्यता का मतलब होता है क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कंडीशन की बात करी जाए तो क्या आपके पास नहीं होना चाहिए, वो है 59 में बात करी गई। तो क्या नहीं होना चाहिए देखते हैं, आप पागल नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ तो सही है, देश चलाना है वहाँ ना, तो पागल को तो नहीं बनाया जाएगा राष्ट्रपति। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। दूसरा है दिवालिया ना हो। तो देखिए दिवालिया का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया हो। मान लीजिए उस इंसान को राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पद पर जाएगा और सबसे पहले हर क्षेत्र से क्या करेगा, पैसा नोचेगा, और जितना उसने कर्जा लिया है वो पहले सोचेगा कि हम क्या करें, अपना कर्जा भुगतान करें, है ना। तो वो क्या देश का विकास करेगा, इसीलिए यहाँ पर ये शामिल किया गया है कि दिवालिया ना हो। समझ पाए इस चीज़ को। अब आगे बात करते हैं, तीसरा क्या है, संसद या विधानमंडल, ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप संसद मतलब ना ही आप लोकसभा ना ही आप राज्यसभा, और विधानमंडल मतलब ना ही आप विधानमंडल में वही विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया, इनके आप सदस्य नहीं हो, ठीक है। तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए आगे कुछ कहा गया है, उसके पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसको, ठीक है। आगे कहा गया है लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ के पद का मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहीं पर इन्हीं दोनों में हम देखते हैं थोड़ा सा भेदभाव किया गया है। देखिए वो क्या है, यहाँ कहा गया है कि संसद या विधानमंडल, यानी आप ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा ना ही विधानसभा ना ही विधान परिषद, इनके सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कहा गया। दूसरा कहा गया लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कहा गया कि अगर मान लीजिए आप संसद या विधानमंडल किसी के भी सदस्य हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। वो लाभ का पद थोड़ा है, वो तो जनता के सेवक हैं। यदि आप कहीं के एमएलए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप विधानसभा में क्या हैं, एमएलए हैं कहीं के, तो वो लाभ का पद नहीं है, वो क्या है, जनता के सेवक हैं। और देखिए आगे क्या कहा गया है, और आगे ये है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, आप चुनाव लड़ सकते हैं, और जब आप चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, जीतने के बाद आप जिस पद पर हैं उसको क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, जीतने के बाद देंगे। अब देखिए ये है नेताओं के लिए, है ना, व्यवस्था, ये किसके लिए है, नेताओं के लिए व्यवस्था है। लेकिन हम आम जनता की बात करें उसके लिए क्या है, मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है,
मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं और हम राष्ट्रपति सारी यहाँ पे जो भी कंडीशन है सारी फुलफिल करते हैं, ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम लाभ के पद पर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था करी गई है कि यदि हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमें पहले अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब हमें जो नौकरी हम कर रहे हैं ना उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। और जीते और चाहे हारे वो तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि आप किसी भी सदन के या फिर किसी भी सदन या संसद या विधानमंडल मान लेते हैं, उसके MP MLA या कुछ भी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और जब जीत जाएं तब आप अपने पद को क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे, यानी पद से इस्तीफा देंगे। यानी नेताओं के लिए क्या है कि आप जब सिक्योर हो जाए कि हाँ हम जीत चुके हैं तब आप इस्तीफा दें। यदि आप हार जाए तो क्या हो, हार जाएं तो अपने पद पर बने रहें। अब देखिए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग नौकरियों छोड़ दें अपनी, और दूसरी चीज़ अगर हार जाएं तो ना इधर के ना उधर के, तो यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव किया गया है ना। लेकिन जो है सो नेताओं के लिए सारी व्यवस्था है हमारे संविधान में देखा जाए, लेकिन आम नागरिक की बात करी जाए तो यहाँ पर ये व्यवस्था है। तो आपको समझ में आया कि ये जो संसद विधानसभा ये सारी चीज़ें दी गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बोला गया संसद और विधानमंडल के आप सदस्य नहीं होने चाहिए, लेकिन आप यदि हैं, है ना, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और जीत जाएं तब आप अपने जिस पद पर थे उसको छोड़े, यानी त्याग पत्र दें। और ये है नेताओं के लिए व्यवस्था। और आम नागरिक के लिए क्या है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको पहले नौकरी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। समझे इस चीज़ को। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात करी गई, किसकी, शपथ की बात, यानी वोट जिसे बोलते हैं, ठीक है, वोट, ठीक है। ये अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव लड़े, ठीक है, जीत गए, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, है ना, शपथ कौन दिलाएगा, तो वो दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे, तो वो दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए टोटल कितनी संख्या है, 34 है, जिसमें अब टोटल 34 है, इसमें 33 तो होते हैं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं, यही क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये क्या हो, किसी भी कारणवश ना रहे, है ना, कहीं चले गए हो या बीमार हो गए हो, कोई भी मतलब सिचुएशन वैसी हो, ये ना हो, है ना, तब कौन दिलाएगा, तो जो ये 33 लोग हैं ना, इनमें से जो सबसे सीनियर होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है, समझ में आया। जो सबसे वरिष्ठ होगा वो दिलाएगा शपथ किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, किसका, सुप्रीम कोर्ट का दिलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा, तो जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे सीनियर होगा, वो दिलाएगा, ठीक है। तो ये हुई अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 में। तो देखिए बहुत हमने 52 से लेकर 60 तक पढ़ा कि भैया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, निर्वाचन हो गया, है ना, पद की बात करी गई, कार्यपालिका की बात करी गई, निर्वाचन हो गया, और उसके बाद कितना टाइम होना चाहिए, पुनः भी आ सकते हैं, योग्यता, शर्तें, सब कुछ देख लिया। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति ढंग के नहीं हुए, है ना, सारी चीज़ें हुई लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहे, है ना, तब क्या होगा। अब भैया देश के लिए चुना गया है तो काम तो आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो ठीक ठाक नहीं रहे, तब क्या होगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, तो उसकी बात करी गई है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। किसमें करी गई, अनुच्छेद 61 में। और प्यार से हटाना, राष्ट्रपति को सम्मानपूर्वक हटाना क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। यानी महाभियोग जो है, ये शब्द अगर बात करी जाए पूरे संविधान में किसी के
के लिए अगर प्रयोग की गई है तो वो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। आप अगर बात करेंगे और जो लोग हैं उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो है महाभियोग, है ना। अब आगे बात करते हैं कब 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 हटाया जा सकता है। तो दो कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, है ना, उनके पद से। पहला है यदि राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, है ना, राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब। और दूसरा है संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, यानी संविधान में जो रूल रेगुलेशन है उनसे परे काम कर रहे हो, तब क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गई कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि ये हटाएगा कौन राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है किसको, संसद को प्राप्त है। हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को, ठीक है। हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है ना, संसद को प्राप्त है। किसको, संसद को प्राप्त है। संसद मतलब वही लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। अब देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, मैंने बताया महाभियोग समझ में आया क्या होता है। अब ये महाभियोग लगाने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसको है, तो वो है संसद को, विधानमंडल को नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। देखिए जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का तो वहाँ पर संसद और विधानमंडल दोनों भाग ले रहे थे, ठीक है, संसद और विधानमंडल दोनों भाग ले रहे थे। विधानमंडल में मैंने बताया था विधानसभा सिर्फ भाग लेती है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा भाग लेती थी। लेकिन जब महाभियोग लगाने की बारी आएगी तो सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है, मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है, विधानसभा या विधान परिषद को ये अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हटाने का अधिकार किसको है, संसद को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो दो लोग एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, हालांकि इन्हें देखा जाए 104वां संविधान संशोधन हुआ जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इस जो ये व्यवस्था थी एंग्लो इंडियन वाली, इसे समाप्त कर दिया गया है ना। अब बात करते हैं राज्यसभा की, उसे समाप्त कर दिया गया तो चलो ठीक है। राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाँ, यहाँ पर जो 12 लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे और 2 लोग एंग्लो इंडियन, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होते तो वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। ये था प्रोसेस। मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट करता है महाभियोग में, लोकसभा राज्यसभा और 12 लोग बचे हैं जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये लोग भाग लेते हैं किसमें, महाभियोग में। लेकिन ये अगर मैं चुनाव की बात करूं, निर्वाचक मंडल की बात करूं, तो वहाँ ये नामित लोग जो हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये लोग भाग नहीं लेते। तो आपको कुछ समझ में आया ये चीज़, इसीलिए पूछा जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। सो महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा और 12 जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कहाँ, राज्यसभा में सदस्य, वो भाग लेते हैं, ठीक है। और लोकसभा में 2 किए जाते हैं, वो तो अब हटा दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा, वरना मैं 2 ऐसे प्लस कर देती, ठीक है, मतलब 2 लोकसभा से, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई कि कौन किसको अधिकार प्राप्त है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। यानी टोटल यहाँ पर बात करी जाए तो लोकसभा की सीटों की संख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है, अधिकतम 552 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, तो 545 है, ठीक है, जिसमें 2 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि अब वो है नहीं, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 543, ठीक है। और यहाँ पर 200, ऐसे देखा जाए कितनी, 250 अधिकतम, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे है कितनी, तो वो है 250 है, और प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो 245 है ना। और ये 245 के 45 लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। इतना समझ में आया। अब ये समझ में आया हटाने का अधिकार प्राप्त किसको है। अब ये समझते हैं कि प्रोसेस क्या है हटाने का, चलिए, है ना। अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या है हटाने का, है ना। यहाँ पर हम लिख दें क्या, देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा,
लोकसभा, है ना, राज्यसभा और साथ में 12 मनोनीत जो सदस्य किए जाते हैं राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में। और अब 2 इंग्लो इंडियन तो समाप्त कर दिया गया, तो उसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतने लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के जब महाभियोग लगाया जाता है। अब समझते हैं कि ये प्रारंभ कैसे हो, मतलब किस तरीके से महाभियोग का प्रोसेस है वो समझते हैं। तो देखिए, महाभियोग, अब संसद को अधिकार प्राप्त है, हम यहीं जाते हैं, ठीक है। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब देखिए, जो महाभियोग मतलब महाभियोग लाने का, अगर प्रस्ताव लाने का बात करी जाए कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा, तो अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, जैसे लग रहा है चल कम रहा है। हाँ ठीक है, ये ठीक है। देखिए, जो प्रस्ताव लाने की बात करी जाए ना, तो लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा ही लाएगा या राज्यसभा ही लाएगा। यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव लाने का अधिकार है ना, वो तो संसद में अगर बात करी जाए किसको है, तो संसद में कोई भी लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है या राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। इतना समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए हम मानते हैं कि लोकसभा से क्या होता है, प्रारंभ होता है, क्या लोकसभा से प्रारंभ होता है महाभियोग, ठीक है। तो प्रारंभ होने से पहले कुछ शर्तें रखी गई। अब ये क्यों रखी गई हैं, है ना, पहले ये समझ लेते हैं। जिस प्रकार चुनाव का मिसयूज ना हो, तो योग्यता में शामिल कर दिया गया था 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ठीक है। सेम वैसे ही महाभियोग जो है, इसका भी मिसयूज ना हो। मान लीजिए कोई मतलब बिल अच्छा खासा पारित हो रहा हो और कोई एक इंसान चला जाए और कहे नहीं, राष्ट्रपति का हमें काम पसंद नहीं, महाभियोग लाओ, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं, वो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 लोग गए कहे हमको राष्ट्रपति का काम नहीं पसंद है तो हम महाभियोग लाएंगे, हटाएंगे इनको, है ना, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्था जो है ना, इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई। अब वो कंडीशन ही हम बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रस्ताव लाने से पहले, ठीक है, जो ये प्रस्ताव है इसको लाने से पहले कंडीशन है कि जो भी सदन, मान लीजिए लोकसभा अगर प्रस्ताव प्रारंभ करता है ना, तो प्रारंभ करने से पहले क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जितने सदस्य हैं उसका 1/4 लोग सहमत होने चाहिए, ठीक है। 1/4 लोग सहमत होने चाहिए कि हाँ, ये राष्ट्रपति जो हैं इनका काम ठीक नहीं है, यानी ये गड़बड़ है, ठीक है। तो कितना मैंने बताया, 1/4। प्रारंभ करने के लिए 1/4 लोग क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए कि राष्ट्रपति काम ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं या राष्ट्रपति सही नहीं है। ये चीज़ समझ में आई, प्रारंभ करने के लिए है ये चीज़। और एक चीज़ और देखिए, उसके बाद देखिए, अब देखिए उसके बाद क्या है, ये तो प्रारंभ करने के लिए 1/4 है, लेकिन जब पारित करने की बात आएगी, है ना, फाइनल करने की बात आएगी, तब 2/3 लोग क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। पहली चीज़, प्रारंभ करने के लिए कितने लोग होने चाहिए, 1/4, यानी कितने लोग, 25% लोग, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, अगर निकालेंगे तो 25% लोग। यानी प्रस्ताव लाने से पहले जिस भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा, उससे पहले 25% लोग उस, जैसे मान लीजिए यहाँ 545 हैं, ठीक है, तो 545 के कितने, 25% लोग क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए कि हाँ, ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, इनको क्या किया जाए, मतलब इनको हटाया जाए, ठीक है। अब देखिए, ये तो प्रारंभ करने की बात करी गई, लेकिन जब पारित करने की बात आएगी तब कितने % की बात करी गई है, वो करी गई है 66%, यानी 2/3, ठीक है। 2/3 लोग क्या करें, इसमें अनुमति प्रदान करें, ठीक है। पहले तो 1/4 लोग, यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4 लोग क्या करें, लिखित रूप में दें कि हाँ ये ठीक नहीं है ना। उसके बाद 2/3 लोग उसमें अनुमति प्रदान करें कि हाँ, ये जो राष्ट्रपति हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।
तब मानिएगा फाइनल रूप से जिस सदन से ये प्रारंभ हुआ वहाँ से क्या हो गया, राष्ट्रपति को हटा दिया गया। अब एक चीज़ और समझते हैं, ये चीज़ तो मैंने बता दी कि प्रारंभ करने की कंडीशन क्या रखी गई, 1/4 मतलब 25% लोग जिस भी सदन से, चाहे यहाँ की बात करो चाहे यहाँ से, यहाँ में हो गए तो 245 लोग हैं तो उसका 25% निकालेंगे, जितना आएगा उतने लोग क्या होने चाहिए, राजी होने चाहिए। ठीक है, लिखित रूप से दें। और उसके बाद अगर पारित करने की बात आएगी तो कितना होना चाहिए, 2/3 है ना, 1/4 2/3, पारित 2/3 से होगा और प्रारंभ 1/4 से होगा, ये चीज़ें याद रखना। अब देखिए यही क्वेश्चन बनाता है और कंफ्यूज करता है कि 1/3 2/3 3/3 ऐसे करके पूछ लिया जाता है। सो प्रारंभ करने के लिए 1/4, ठीक है, और पारित करने के लिए 2/3, यानी प्रारंभ करने के लिए 25%, 25% है ना, और पारित करने के लिए 66%, 66%। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये चीज़ जब प्रारंभ करी जाएगी उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कब तक, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है ना। ये क्यों दिया जाएगा, ताकि राष्ट्रपति सफाई दे सके, या वो खुद आएंगे या तो जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह होंगे उनको भेजेंगे कि नहीं आप लोगों को गलत फहमी हुई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी सफाई देने का अगर अधिकार प्राप्त है, अपनी सफाई देने का अधिकार दिया जाता है राष्ट्रपति को, और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, 14 दिन पहले। ठीक है, अब बात करें जाए प्रारंभ करने के लिए कितने % लोग सहमत होने चाहिए, लिखित रूप से दें तो वो है 1/4 25% लोग। पारित करने के लिए बात करी जाए तो कितने लोग, 2/3 लोग, यानी कितने हो जाएंगे, 66%। ठीक है, ये चीज़ हो गई कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। अब देखिए ये चीज़ समझते हैं कि क्वेश्चन और कैसे कैसे। एक चीज़ देखिए, राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का अधिकार अगर देखा जाए तो एक ही सदन में है ना। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए इस सदन में क्या हुआ, इस सदन में महाभियोग प्रारंभ किया गया, ठीक है, और इतने लोग सहमत हो गए, और उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा भैया, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा 14 दिन पहले, है ना। वो आएंगे यहाँ पर और अपनी सफाई पेश करेंगे कि हाँ हमने जो भी हमारे प्रति महाभियोग लाया जा रहा है, जो भी बातें हैं ये सब गलत हैं, ठीक है, वो अपनी सफाई पेश करेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये सफाई तो दी है लेकिन मतलब कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब जो ये लोकसभा है उन्होंने कहा नहीं तुम गलत ही हो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, 1/4 से लोग तो यहाँ पर प्रारंभ करने से पहले हो ही गए थे। उसके बाद ये क्या करेगा, 2/3 लोग जब उस अनुमति दे देंगे तो ये पारित कर देगा, तो यहाँ से क्या होंगे, राष्ट्रपति बाहर हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, किसको देगा, ये जो पारित करने के बाद राज्यसभा को देगा, है ना। लोकसभा से जब पारित हो जाएगा महाभियोग तब किसको देगा, ये राज्यसभा को देगा, और राज्यसभा क्या करेगी, इसकी न्यायिक रूप से जांच करेगी, है ना। कैसे करेगी, न्यायिक रूप से जांच करेगी, क्या ये जो मतलब जो इल्ज़ाम लगाया गया है राष्ट्रपति पर क्या ये सही है, और यदि ये सही पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगी, ये भी 2/3 बहुमत से, ठीक है, कितने 2/3 बहुमत से क्या करेगी, जो ये महाभियोग है इसको पारित करेगी, और इस तरीके से राष्ट्रपति पूर्ण रूप से अपने पद से हट जाएंगे। ये समझ में आया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, मतलब कि पूरा प्रोसेस नहीं होता है न्यायालय में, ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। महाभियोग अगर बात करी जाए ना तो ये अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा प्रोसेस न्यायालय में नहीं होता, सिर्फ जांच करने के लिए जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। सो ये व्यवस्था कैसी है, अर्ध न्यायिक है। और ये महाभियोग जो ये कहाँ से लाया गया, ये लाया गया USA से लाया गया, ठीक है।
अमेरिका से लाया गया। तो ये चीज़ जो लिपा पोती मैंने कर दी, समझ में आया आपको कि यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ जाएगा और यहाँ पे राज्यसभा में क्या होगा, न्यायिक रूप से इसकी जांच होगी। यदि सही पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देगा। यानी महाभियोग जो भी लाया गया, जो प्रस्ताव लाया गया, उसको पारित कर देगा और उसके बाद होगा क्या, राष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी बात कहने, सफाई देने का अधिकार नहीं, सिर्फ यही था ना, समझ में आया ना। यानी राष्ट्रपति को सिर्फ एक सदन में ही सफाई देने का अधिकार है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और क्या चीज़ इसमें बची, सारी चीज़ें मैंने बता दी। 14 दिन पहले वाला सिस्टम हो गया, सब कुछ बता दिया। सो ये था फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 56 से लेकर 61 तक बात। एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं ना, जो भी मैंने पढ़ा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। 56 में कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। 57 में पुनः निर्वाचन की बात कही गई, 58 में योग्यता की बात करी गई है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, ठीक है। 58 के बाद 59 में क्या शर्तें यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो इसमें कोई मतलब मेन कोई वो नहीं है कि हाँ याद रखो, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। सो अनुच्छेद 60 की बात करें, शपथ की बात करें, कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो जो और अन्य न्यायाधीश हैं ना, उनमें जो सबसे सीनियर होगा वो दिलाएगा। महाभियोग की बात करी जाए तो महाभियोग शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और सब लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो महाभियोग का प्रोसेस है कहाँ से लाया गया, ये लाया गया अमेरिका से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो महाभियोग का सिस्टम है, अगर बात करी जाए, ये लाने का अधिकार किसको प्राप्त है, यानी महाभियोग लगा कौन सकता है, तो वो है संसद, ठीक है। किसको प्राप्त है, संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। कौन कौन शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, साथ में मनोनीत सदस्य शामिल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कैसे स्टार्ट करा जाएगा। तो प्रारंभ करने के लिए कोई भी, मान लीजिए ये सदन करता है तो ये यहाँ भेजेगा और ये 2/3 बहुमत से क्या करेगा, लास्ट में पारित करेगा, है ना। लेकिन ये नहीं कि अब ये एक चौथाई से क्या करेगा, 1/4 से सिर्फ वही करेगा जिस सदन से ये प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। सो देखिए, पारित मतलब कि प्रारंभ करने की कंडीशन क्या है, 1/4 लोग लिखित रूप से ये दे कि इस जो भी राष्ट्रपति उनको हम हटाना चाहते हैं। और उसके बाद जब पारित करने की बात है तो वहां पर कितना होना चाहिए, 2/3 लोग, 66% होना चाहिए, ठीक है। 66% लोग सहमत होने चाहिए, मतलब कि वो क्या करें, अनुमति दें कि हाँ ये राष्ट्रपति ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ है, काम सही से नहीं करते हैं, गड़बड़ है, इनको हटाया जाए। तो क्या होगा, वो पारित हो जाएगा, ठीक है। और ये सब काम करना तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी सूचना जब यहाँ पर ये 1/4 लोग सहमत हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या किया जाएगा, सबसे पहले पारित होने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए क्या किया जाएगा, 14 दिन से पहले सूचना दी जाएगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन दिए जाते हैं अपनी सफाई देने के लिए, ठीक है। और सिर्फ सफाई एक ही सदन में देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ये गलत पाए जाते हैं या फिर नहीं माना जाता है तो ये कहाँ जाता है, राज्यसभा में, या यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यायिक जो जांच होगी वो होगी, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ न्यायिक जांच होगी। कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये भेजेगा राज्यसभा के पास, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये भेजेगा लोकसभा के पास, ठीक है। सो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो राष्ट्रपति से रिलेटेड हुआ, ठीक है। अब इसको हम एक बार याद करने की ट्रिक बता देते हैं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा इसको याद कैसे रखते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक है पकानी कोका दुओ दशम। देखिए टोटल जो हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़े 61 तक, ठीक है। ये कैसे याद रखने हैं ये बता रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 52, ये है 53, ये है 54, ये है 55, ये है 56, ये है 57, ये है 58 और ये है 59, ये है 60 और ये है 61। यानी टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अनुच्छेद सिर्फ आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब देखिए 52 में किसकी बात करी गई, पद की बात करी गई। ये 53 में कार्यपालिका की बात करी गई, है ना, बताया था मैंने, कार्यपालिका की बात करी गई। ये है निर्वाचन यानी चुनाव वाली बात, है ना।
और यहाँ पे कोटा प्लस निर्वाचन की रीति है ना। का को से हो गया, ये को का है, ठीक है। एक को से हो गया कोटा और प्लस निर्वाचन की रीति कैसी है वो मैंने बताया था, ठीक है। और ये का जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो ये है अनुच्छेद 56। यहाँ देखा आपने, कार्यकाल की बात कर रहा है, ठीक है, कार्यकाल की बात कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कार्यकाल हो गया। अब ये है दुओदशम, ठीक है। सो अनुच्छेद 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन, यानी यहाँ पे दू लिखा मतलब दोबारा निर्वाचन। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन की बात करी जाए, पुनः निर्वाचन, ठीक है। और या से ये मतलब ये दू यो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर योग्यता की बात करी जा रही है, ठीक है। किसकी, अनुच्छेद 58 में क्या है, देख लीजिए योग्यता है। अब यहाँ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है दशाएं, दशाएं बोल सकते हैं या आप शर्तें बोल सकते हैं, ठीक है, कंडीशन, ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ, शपथ, सा का मतलब यहाँ पे शपथ और इसका मतलब है महाभियोग। समझ में आया। पा से पद हो गया, का से कार्यकाल, नी से निर्वाचन, को से कोटा या कोटा और निर्वाचन की रीति, और का से हो गया यहाँ पे कार्यकाल, दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, दा से हो गया दशाएं या शर्तें, सा से हो गया शपथ और माँ से हो गया महाभियोग। सो इस प्रकार आप टोटल 10 अनुच्छेद जितने हमने अभी तक पढ़ाए हैं वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स कि कोशिश ये करें कि यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो कुछ गलत भी बोलने से पहले या फिर थोड़ा ऑड बोलने से पहले 1000 बार सोचें, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।